हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अपनी तैयारी में जो है मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि अपना टॉपिक चल रहा था बीकानेर का राठौड़ वंश, और बीकानेर के राठौड़ वंश में अपन राव बीका और राव लूणकरण सर तक पढ़ चुके हैं। और एक ट्रिक के माध्यम से खारे पानी की झीलें भी अपन ने देख ली हैं। और आज अपन बात करेंगे इसी टॉपिक में आगे वाले जो शासक हैं, राव जयसिंह, राव कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़, ये आज अपन बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी का जीएसएम क्लासेज में स्वागत। और आपके सबके दिल में एक आत्मनिश्चय, दृढ़ निश्चय और पढ़ने की शक्ति भगवान आपको दें और जल्दी से कामयाबी की ओर आगे बढ़ाएं, यही आशा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आज का पहला शासक। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं राव जयसिंह से। क्लास की शुरुआत करते हैं। राव जयसिंह का शासनकाल 1526 से लेकर के 1542 तक रहा। और दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसका दरबारी विद्वान बिट्ठू सूजा थे, और बिट्ठू सूजा ने जयसिंह और छंद ग्रंथ लिखा। राव जयसिंह ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। ठीक है, उसके बाद 1534 ईस्वी में राती घाटी के युद्ध में हुमायूं के भाई कामरन को पराजित किया था 1534 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1541-42 ईस्वी में साहेबा पाहेबा का युद्ध कांवा फलोदी में। ठीक है, साहेबा पाहेबा का युद्ध में राव मालदेव के सेनापति कुंपा ने राव जयसिंह की हत्या कर दी, जबकि युद्ध से पहले मंत्री नागराज को शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने भेजा था। किसको भेजा था सहायता मांगने के लिए? नागराज को, मंत्री नागराज को। किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। ठीक है, मालदेव ने कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बनाया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल्याणमल की। कल्याणमल राव जयसिंह का ही बेटा है। ठीक है, तो कल्याणमल का शासनकाल जो है 1542 ईस्वी से लेकर के 1534 तक इसका शासनकाल है। और इसका राज्याभिषेक जो है ठाकुरियासर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठाकुरियासर गांव में राव कल्याणमल का राज्याभिषेक हुआ था। और 1570 के नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। किसने? राव कल्याणमल ने। और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। ठीक है, तो इसके बारे में नोट लिखना है। राठौड़ वंश का प्रथम व बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा अकबर ने 2000 मनसबदारी प्रदान की। ठीक है, ये राव कल्याणमल जो है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न एक बनता है कि राजस्थान वह कौन सा शासक है वह कौन सा राठौड़ वंश का शासक है जिसने मुगलों से संधि करके अधीनता स्वीकार की? तो वो है राव कल्याणमल। ठीक है, अधीनता स्वीकार करने के बाद में अकबर ने 2000 रुपये की मनसबदारी दी। किसको? कल्याणमल को। ठीक है, कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो है
इनको 3 उपाधियां दी गई थी। पृथ्वीराज राठौड़ को कमल का धनी, डिंगल का हेरोस और पीथल, ये 3 उपाधियां दी गई थी। डिंगल का हेरोस और कमल का धनी एलपी टेस्सो, कलम का धनी और डिंगल का हेरोस एलपी टेस्सिटोरी ने कहा किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और पीथल, साहित्यिक नाम इसका पीथल था, पृथ्वीराज राठौड़ का। ठीक है। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। गागरोन की जागीर किसको दी? पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने, क्योंकि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी कल्याणमल ने, तो अकबर का ही था शासन तो वहाँ पे। तो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी अकबर ने। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना की बात करें तो इसकी रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, ये डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। और वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका कवि दुर्साहड़ा में 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका को कवि दुर्साहड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। और वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका के बारे में ये जो ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? एलपी टेस्सिटोरी को। ठीक है। एलपी टेस्सिटोरी को जो है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका जो ग्रंथ है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एलपी टेस्सिटोरी को। ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ का दूसरा रचित ग्रंथ है दसम भागवतरा दोहा, और तीसरा है गंगा लहरी या राउत लहरी। ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? आगरा के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं राय सिंह के बारे में। तो राय सिंह का शासनकाल जो है 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक रहा, और अकबर का दूसरा विश्वास पात्र था। और ये राय सिंह जो है जहांगीर का पहला विश्वास पात्र था। जहांगीर या सलीम कौन था? जहांगीर को अपन क्या कहते हैं? सलीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये अकबर का ही बेटा था जहांगीर। ठीक है। खुर्रम किसको? सॉरी फ्रेंड्स, ये जहांगीर को क्या नाम है जो खुर्रम कहते हैं, मैंने इसको सलीम कह दिया था, इसको खुर्रम कहते हैं। सलीम उसको कहते हैं क्या नाम जो उसका, अरे यार साझा को कहते हैं अपन सलीम, तो जहांगीर को खुर्रम कहते हैं। ठीक है। और ये जहांगीर जो है अकबर का पुत्र है। तो राय सिंह का पहला विश्वास पात्र जहांगीर का, और दूसरा विश्वास पात्र था अकबर का। अकबर ने 4000 का मनसब दिया राय सिंह को, और जहांगीर ने जो है 5000 का मनसब दिया। ठीक है। ये एक उपाधियाँ होती है, 4000 5000 तो ये उपाधियाँ होती है। जिसकी ज़्यादा मनसब होगा तो ये क्या होता है कि जब इनकी सभा लगती है, इनकी बैठक होती है राजा महाराजाओं की, तो ये उपाधियों के तौर पे जैसे जिसकी जितनी मनसब
जिसको जितना मनसब मिलेगा वो उतना ही राजा के करीब बैठेगा, यानी कि उतना ही उसका ख़ास होगा। तो ये था इसका मतलब, मनसब देने का मतलब। ठीक है, उपाधि की बात करें तो इसको 4 उपाधियाँ दी गई। एक उपाधि थी राय, और ये उपाधि अकबर ने दी थी। राजेंद्र की उपाधि रायसोम ने दी, और करमचंद वंशोकीर्तनम काव्यम ग्रंथ में राजेंद्र की उपाधि रायसोम ने दी राय सिंह को। ठीक है, राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। कलयुग का कर्ण तो कौन है? जैसे कि अपने पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी राव बीका और राव लूणकरण संघ के बारे में। तो कलयुग का कर्ण तो है राव लूणकरण। ठीक है, ये तो क्या है, कलयुग का कर्ण है। ठीक है, और राजपूताने के कर्ण की बात कर रहे हैं अपन, तो राजपूत का कर्ण कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। सॉरी, राजपूताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसको कहा? राय सिंह को। ठीक है, तो राजपूताने का कर्ण कौन है? राय सिंह। और चौथी उपाधि है इसकी महाराजा धीराज। ठीक है, राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और किसकी देखरेख में? मंत्री करमचंद की देखरेख में। ठीक है, और जूनागढ़ दुर्ग के उपनामों की बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम जमीन का जेवर, राती घाटी दुर्ग और चिंतामणि। जूनागढ़ दुर्ग के 3 उपनाम हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला उपनाम है इसका जमीन का जेवर, दूसरा राती घाटी दुर्ग और तीसरा चिंतामणि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में लेखक जयता मुनि ने छपवाई थी। ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग में बनवाई गई थी, छपवाई गई थी मतलब। ठीक है, और जयता मुनि ने वहाँ पे खुदवाई थी राय प्रशस्ति। ठीक है, और राय सिंह ने राय सिंह नगर कस्बा बसाया, और इसकी 4 रचनाएं हैं। पहली राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी और ज्योतिष रत्नमाला। 1612 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर थे कौन? राय सिंह। और बाद बुरहानपुर महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई। 1612 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर थे और बुरहानपुर महाराष्ट्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक नोट है और नोट लिख लीजिए। जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल के बाहर जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ लगवाई। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल के बाहर जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ लगवाई। ठीक है, राय सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई थी। राय सिंह जो है उसके समय बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं दलपत सिंह के बारे में। ठीक है, तो दलपत सिंह का शासनकाल 1612 से लेकर के 1613 तक इसका शासन रहा, और इसने कुछ खास काम नहीं किया था। इसकी एक ही बात अपने को याद रखनी है कि इसकी 6 रानियाँ सती हुई थी, जिनकी छत्रियाँ भटनेर दुर्ग में है। कहाँ पे हैं? भटनेर दुर्ग में। ठीक है, और सूर सिंह, इसके बाद बात करते हैं सूर सिंह की। तो सूर सिंह का शासनकाल 1613 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक रहा, और इसके बारे में कोई खास तथ्य अपने को नहीं देखना है, केवल इसका शासनकाल याद रखना है।
इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक, चलिए इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको ऐसे ही लिखवा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट ख़ास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पीछे अपने को टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने को हर एक चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। अपना जो लेवल है भर्ती का, उस लेवल के आधार पे ही अपने को तैयारी करनी है, तब जा कर के ही जो है अपना कुछ हो सकता है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सारी चीज़ें पढ़ने बैठोगे तो फिर तो हो गया कल्याण। आदमी को कम से कम तैयारी कर रहे हैं अपन, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। यार सिलेबस में जो चीज़ें हैं, जो अपने को पता है कि ये चीज़ें अपने आने वाली, तो उनको एक की बजाय 10 बार पढ़ो ना यार। लेकिन जो चीज़ें आने वाली नहीं है तो उनको पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो मैं पशु परिचर में जो आपके सिलेबस आने वाला है, ये जो आपको पूछने वाले, मैं उसी के बारे में बात करूंगा। अदर चीज़ें चाहे कितनी इंपॉर्टेंट हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता वो चीज़ें नहीं आएगी तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। जीके बहुत सारा है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊँगा वो जीके। मैं वही जीके पढ़ाऊँगा आपको जो आने वाला है, ठीक है। और एक और बात, ये हस्तलिखित नोट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको लिख लेना है। और फिर ये भर्ती आने के बाद में या हो जाने के बाद में लोग कहेंगे कि नोट्स इम्पोर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन इसी से मिले हैं, तो फिर मिस करोगे भैया, वो आपकी मर्ज़ी। चलिए बात करते हैं अगले शासक की, कर्ण सिंह के बारे में। तो कर्ण सिंह का शासनकाल जो है 1631 से लेकर 1669 तक इसका शासनकाल रहा। और उपाधि की बात करें तो जय जंगलधर बादशाह के नाम से जो है इसको जाना जाता था। और ये उपाधि राजपूत शासकों ने दी थी किसको, कर्ण सिंह को, ठीक है। जय जंगलधर बादशाह के नाम से जो है इसको उपाधि दी गई कर्ण सिंह को, ठीक है। और शाहजहाँ व औरंगजेब के समकालीन रहा। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना करी थी। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की, ठीक है। उसके बाद इसके दो दरबारी विद्वान थे, गंगाधर मैथिली और होसिंग भट्ट, ठीक है। गंगाधर मैथिली की रचना है कर्णभूषण, और होसिंग भट्ट की जो रचना है वो है कर्णवत्स, ठीक है। उसके बाद 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह राठौड़ में एक तरबूज की बेल को लेकर के मतीरेरी राड़ हुई, जिसमें कर्ण सिंह विजय हुए और अमर सिंह राठौड़ जो है उनकी इसमें हार हुई। सुना ही होगा आपने कि मतीरेरी राड़ हो गई। वो एक्चुअल में क्या है, वो मतीरेरी राड़ नहीं थी, वो मतीरे की जो बेल होती है उसकी राड़ थी। एक समय एक सीमा होती है, जैसे अपने खेतों में भी होता है ना, मेड़ होती है बीच में, खेत के बीच में। अगर जैसे कुछ लगा रखा है खेत में, तो अपने खेत की जो बेल है वो दूसरे के खेत में जा कर के फल दे देती है। जैसे अपने खेत में अपन ने बेल लगा रखी है तरबूज की, और अपने चाचा के खेत में जा कर के तरबूज लग गया, और चाचा को फिर लोभ आ गया, तरबूज भी बड़ा है, ठीक है। तो चाचा के मन में लोभ आ गया कि ये तो मेरे खेत में लगा है, तो वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे खेत में मेरा हो गया, और मेरे खेत का तो मैं कहूँगा कि नहीं, बेल मेरे खेत की है, मेरा है। तो ऐसे करके ऐसे हो जाती है लड़ाइयाँ। और अधिकतर जो ये लड़ाइयाँ हुई है ना राजस्थान में, ये दो ही कारणों से हुई है। पहला कारण औरत, लेडीज़, है ना, और दूसरा कारण है ज़मीन, और कोई तीसरा कारण नहीं है। हाँ, एक और है गाय। राजस्थान में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी कांड हुए हैं ना, एक तो गौ माता की वजह से, एक औरत लेडीज़ की वजह से, है ना, और तीसरा जो है ज़मीन की वजह से।
इनकी वजह से राजस्थान में लड़ाइयाँ हुई है और होती है, अब भी होती है, औरत और ज़मीन को लेकर के। हालांकि गौ माता को तो लोग अब याद भी नहीं करते, ठीक है, बहुत भूल गए मतलब। चलिए आगे बात करते हैं। 1444 ईस्वी के अंदर मतीरे की राड़ हुई, जिसमें कर्ण सिंह की जो है विजय हुई। और 1669 ईस्वी में कर्णपुरा गांव में कर्ण सिंह राठौड़ की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनूप सिंह के बारे में। ठीक है, और आज अपन ये अनूप सिंह जो है आखिरी टॉपिक रखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि देखो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो दिक्कत होती है, आप लोगों को बोर होता होगा। इतनी बड़ी बड़ी क्लास है तो मैं छोटी छोटी क्लासें डालूँगा 20-22 मिनट की। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी ये 25 मिनट की हो चुकी है तो दिक्कत होती है ऐसे लगभग। ये देखो, जैसे मैंने ये अनूप सिंह के ऊपर जो है इम्पोर्टेंट लगा रखा, तो इनको विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, अनूप सिंह के शासनकाल की बात करें तो 1669 से लेकर के 1698 तक इसका शासनकाल रहा। उपाधि की बात करें तो इसकी 2 उपाधियां हैं, माही बरातिब और महाराजा धीराज व महाराज। ठीक है, माही बरातिब की जो उपाधि है वो औरंगजेब ने दी। ठीक है, और अनूप सिंह ने स्थापना किसकी करी? अनूप संग्रहालय की स्थापना करी जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर। ठीक है, और चुंगेर कस्बा बसाया जिसे अनूपगढ़ कहते हैं। अनूप सिंह ने चुंगेर कस्बा बसाया जिसे वर्तमान में अनूपगढ़ कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर निर्माण करवाया। कितने करोड़? 33 करोड़। अपने हिंदुस्तान में कितने करोड़ देवी देवता हैं? 36 करोड़। ठीक है, बाकी 3 करोड़ रह गए थे तो इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है मंदिर निर्माण करवाया। कहाँ पे? बीकानेर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। वैसे मैंने लिख रखा है, ऐसे कैसे पढ़ना है आपको। मैं तो बोल तो इसलिए रहा हूँ ताकि आप कोई शब्द समझ में ना आए तो आपको लिखने में, नोट्स बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाए, इस वजह से बोल रहा हूँ। बाकी बोलने का कोई कुछ नहीं है, मैंने सारी चीज़ें लिख दी इसके अंदर। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर निर्माण करवाया। कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है, 33 करोड़ देवताओं की साल का निर्माण करवाया मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अनूप सिंह का जो काल है, शासनकाल है, वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, उस्ता कला का स्वर्णकाल कहलाता है क्योंकि ऊँट की खाल पर चित्र बनाया जाता था। अनूप सिंह के समय उस्ता काल का स्वर्णकाल कहलाता था क्योंकि ऊँट की, और उस्ता काल कहते हैं ऊँट की खाल पर चित्र बनाना, ये उस्ता कला होती है। ठीक है, और उस्ता कला कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से बीकानेर लाई गई थी उस्ता कला, और ये अनूप सिंह जी लेकर आए थे लाहौर से। ठीक है, उस्ता कला जो है लाहौर से बीकानेर लाए थे अनूप सिंह जी। और इसमें क्या होता था? उस्ता कला में ऊँट की खाल पर चित्र बनाया जाता था। ठीक है, अब अनूप सिंह की रचना की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं थी। अच्छा, उस्ता कला के ये थोड़ा ये देख लेते हैं पहले। प्रसिद्ध कलाकार, तो इसमें प्रसिद्ध कलाकार 2 हैं। एक तो हिसामुद्दीन उस्ता, ये पुराने मतलब पहले थे इसके कलाकार। ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता जो है इसके पहले कलाकार थे, और अभी वर्तमान में जो इसके कलाकार है वो हनीफ खां है। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है इसके कलाकार उस्ता कला के? हनीफ खां। लगभग ये कलाएँ ख़त्म होती जा रही है। उधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर साइड में है क्योंकि अभी रेगिस्तान की वजह से ऊँट वहाँ पे है। बाकी धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, शायद हो भी जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जीव का एक अपना महत्व होता है। रचना की बात करें अनूप सिंह की तो रचनाएं इनकी 3 हैं। अनुपोदय, और दूसरी है श्राद्ध प्रबोध, तीसरी है अनुप विषेक।
अनूप विषय, ठीक है। और दरबारी विद्वानों की बात करें, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान दो थे, एक भावभट्ट और दूसरा है मणिराम, ठीक है। इसके ये दो दरबारी विद्वान हैं, भावभट्ट और मणिराम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे बात करेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।